तो दोस्तों स्वागत है आप सबका इस रियल एस्टेट गेम चेंजर की सीरीज में। और जैसा कि आप लोग बहुत दिनों से डिमांड कर रहे थे, बहुत कमेंट करके बोल रहे थे कि सर इस सीरीज में टॉप ऑफ द टॉप बिल्डर्स आपने कवर कर लिए, कुछ अच्छे डेवलपर्स लाइए जो लेआउट के बिजनेस में हो, अच्छा काम करते हो। तो हम आपकी इसी विश को पूरा करने के लिए आज आपके सामने एक ऐसी कंपनी लेकर आए हैं जिन्होंने ज़्यादा नहीं, 10 भी नहीं, 20 भी नहीं, 30 भी नहीं, 50 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स लेआउट के डिवीजन में किए हैं। हाँ दोस्तों, मैं आज आपको मिलाने वाला हूँ डायरेक्टर महालक्ष्मी डेवलपर, नागपुर महाराष्ट्र से है ये। 2008 से इनकी कंपनी लैंड डेवलपमेंट के बिजनेस में है। महालक्ष्मी डेवलपर इज वन ऑफ द रिनाउंड रियल एस्टेट कंपनी इन सेंट्रल इंडिया रीजन। 400 एकड़ से ज़्यादा का लैंड ये लेआउट के रूप में बेच चुके हैं। 44 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं। 5000 प्लस हैप्पी कस्टमर्स है। 15 साल से भी ज़्यादा का रियल एस्टेट का एक्सपीरियंस है। हाँ, आज जो व्यक्ति आपके सामने दिख रहे हैं ये है मिस्टर अनीश हाजड़, वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ महालक्ष्मी डेवलपर्स नागपुर। और एक और डायरेक्टर, डबल बोनस है आपके लिए, राहुल बोंद्रे जी, जो वन ऑफ द डायरेक्टर है इसी कंपनी में। उनके भी कुछ ग्लिम्स, कुछ क्वेश्चंस के आंसर वो देंगे। तो इस एक इंटरव्यू में आपको होने वाले 2 फायदे, इस इंटरव्यू को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं अनीश हाजड़ जी का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा सर, अपना समय निकालने के लिए और फिजिकली ऑफिस में, स्टूडियो में आकर इंटरव्यू देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अनीश जी, सबसे पहला सवाल, और हाँ दोस्तों, जैसा आप सब जानते हैं कि रियल एस्टेट गेम चेंजर सीरीज को हम क्यों चला रहे हैं। मैं डॉक्टर अमोल मौर्य, रियल एस्टेट कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर, रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर। आप ये सब जानते हैं कि हमारा मिशन है अगले 10 साल में ऐसे प्रैक्टिकल रियल एस्टेट हीरोज, रियल एस्टेट गेम चेंजर जिन्होंने बहुत सारा काम प्रैक्टिकली किया है, इनके द्वारा वो नॉलेज और विजडम को भारत के कोने कोने तक, भारत ही नहीं वर्ल्ड के कोने कोने तक पहुंचाया जाए, ताकि अगर किसी रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर को कुछ अच्छा बिजनेस करना हो तो उन्हें पता चले कि प्रैक्टिकल लोगों ने क्या किया है। तो इसी सीरीज के इस मिशन के साथ शुरू करते हैं। और सबसे पहला सवाल सर आपके साथ ये है कि हमारी ऑडियंस जानना चाहती है कि कैसे एक रियल एस्टेट सीईओ या एक डायरेक्टर अपनी जर्नी शुरू करता है। तो आपकी स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ और रियल एस्टेट में आप कैसे आए, थोड़ा ये बताइए डिटेल में हमारी ऑडियंस। रियल एस्टेट में मैं मजबूरी से आया। रियल एस्टेट में ये मजबूरी से आए। देखिए, तो अब स्टोरी यहाँ से इंटरेस्टिंग आगे बढ़ेगी, बताइए। मेरा इंडस्ट्री था ऑटोमोबाइल्स। अच्छा। और ओवरनाइट वो ख़त्म हो गया था। ओके। तो दूसरा स्कोप बचा नहीं था। तो हमने सोचा कि भाई अब रियल एस्टेट ही ऐसा है जो हम लोग कमीशन का काम करें, कमीशन में कमा लें। अच्छा। फिर वापस स्टैंड हो जाए। तो कोशिश ये की, मगर हम लोग ज़्यादा सक्सेस नहीं हुए। और कुछ ना कुछ, कोई ना कोई लाइन में गॉड फादर मिलता है। बिल्कुल। एक गॉड फादर मिले, मैं नाम नहीं बता पाऊँगा उनका आपको। बिल्कुल। तो गॉड फादर मिले, तो उनकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। अरे वाह। उनके वो 5 साल के टेर्नर में मैंने बहुत अच्छा काम किया है। मैं 2001 से उनके साथ में था। ओके। तो उनकी वजह से ही हम लोग ये एंट्री हुई है और बाय डिफ़ॉल्ट हुई है। अच्छा। कोई था ही नहीं, कोई हमारा बिजनेस अलग थे, फैमिली बिजनेस अलग थे। राइट। तो इस वजह से इसमें हम लोगों ने कभी काम नहीं किया था, बस एंट्री हो गई। ओके ओके। तो दोस्तों इस बात को समझिए, बाय डिफ़ॉल्ट एंट्री इतनी अच्छी है तो आगे और कितना मज़ा आने वाला है। ऑटोमोबाइल सेक्टर से अचानक रियल एस्टेट में आना, रातों रात उस बिजनेस का बंद हो जाना, फिर एक गॉडफादर मिलना जिससे 5-6 साल सीखने के बाद इस जर्नी को शुरू करना, और आज एक इतना अच्छा ब्रांड नेम बनाना, कितने सारे लोगों को एक खुशियों का प्लॉट, एक खुशियों का जहां वो कंस्ट्रक्शन कर सके, ऐसे रेडी टू कंस्ट्रक्ट भी प्रोजेक्ट से लोग बनाते हैं, तो ये दे सके। चलिए आगे बढ़ेंगे। हम तो महालक्ष्मी बिल्डर्स के बारे में, महालक्ष्मी डेवलपर्स के बारे में सर जो जानते हैं वो है जो गूगल पे अवेलेबल है, जो आपकी वेबसाइट पे अवेलेबल है, पर हम आपसे डिटेल में जानना चाहते हैं कि महालक्ष्मी डेवलपर एक्चुअली कौन सी कंपनी है, क्या है, क्या काम करती है, थोड़ा हमारे ऑडियंस को डिटेल में बताइए। कुछ नहीं, रियलिटी सेक्टर में रियल में काम करती है। अच्छा, रियलिटी सेक्टर में रियल में काम करती है महालक्ष्मी डेवलपर। तो बस एक ही काम है हम लोगों का, लैंड लेते हैं, हम लेआउटिंग करते हैं, हम कंस्ट्रक्शन में भी हैं, मगर कंस्ट्रक्शन में अभी हम लोग वो स्केल पे आए नहीं है। ओके। जो स्केल पे आ जाएंगे अभी 6 महीने बाद हम वो स्केल पे शुरू कर देंगे, तो हम लोग वो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अभी बढ़िया। हम लोग हैं रियलिटी सेक्टर में, रियलिटी में, रियलिटी सेक्टर में रियलिटी देना, इसी मोटो के साथ इन्होंने इस कंपनी शुरू की और आज यहाँ तक आ गए। चलिए सर, ये सब चीज़ें करने के लिए आपका इंस्पिरेशन कौन है, आपके मेंटर कौन है, या कहाँ से ये आइडिया आया, कैसे ये सब हो, थोड़ा आपके इंस्पिरेशन के बारे में बताइए, मेंटर के बारे में, किन्हें आप बहुत मानते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, थोड़ा हमारे ऑडियंस को बताइए कि ये सब कॉन्सेप्ट आते कहाँ से हैं, ये दिमाग में कैसे आया, इतने प्रोजेक्ट्स, इतनी बड़ी टीम। हमने ये तक सुना है आपके पास 600 लोगों की मार्केटिंग की टीम है, तो कैसे इतने लोग जमा हुए, वो थोड़ा बताइए। अच्छे लोगों के साथ काम करने के लिए अच्छे लोग जुड़ जाते हैं, बहुत बढ़िया, उसको ढूंढना नहीं पड़ता है। राइट। तो कारवां बनते गया। हमने कई प्रोजेक्ट सक्सेस दिए, कमिटेड दिए, इन टाइम दिए, डिलीवर दिए, पेपर क्लियर दिए, जो चीज़ सबको चाहिए वो हमने पूरी दे दी है।
सबको ऑनेस्टी चाहिए, मैंने दिया। सबको क्लियर पेपर चाहिए, मैंने दिया। बहुत क्लियर प्रॉपर्टी चाहिए, क्लियर प्रॉपर्टी दिया। राइट। डिलीवरी टाइम पे चाहिए, डिलीवरी टाइम पे दिया। सारी चीज़ें मैंने, जो चीज़ रिक्वायरमेंट है एज अ बिजनेस, एज ए एथिकल, Right. एज अ आध्यात्मिक, राइट। सारी चीज़ें मैंने इनकॉर्पोरेट किया एक बिजनेस में। बहुत मैं मंदिर नहीं आऊँगा, मगर मेरा मंदिर, मेरा बिजनेस ही मेरा मंदिर है। क्या बात है, क्या बात है। एक बहुत बड़ा वर्ड इन्होंने कहा कि आध्यात्मिक तरीके से सफल होने के लिए जो चीजें लगती है, मैं मंदिर नहीं आऊंगा पर मेरा बिजनेस ही मेरा मंदिर है। और हर वो चीज जो सफलता के लिए जरूरी है एक क्लाइंट को, एक टीम मेंबर को, वो ये प्रोवाइड करते हैं सही समय पे। बहुत बढ़िया सर, आगे बढ़ेंगे। मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपकी लीडरशिप स्ट्रैटेजी क्या है? इतना सारा काम आप कर रहे हैं, इतना सब मैनेज कर रहे हैं, इतने सारी टीम मेंबर से, आपकी लीडरशिप स्ट्रैटेजी क्या है इसके पीछे? बस एक बार घुस जाओ तो लीडरशिप ऑटोमेटिक डेवलप हो जाती है सर। अच्छा। और ऑनेस्टी रखोगे तो कॉन्फिडेंस भी वैसा ही आ जाता है। मेरे सामने वालों को कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं इनका माल बेच सकता हूँ, मुझे कभी कभी भी तकलीफ नहीं जाएगी। ये कॉन्फिडेंस डेवलप हमने आगे वाले के लिए भी किया, जो हमारे सेल करते हैं प्रोडक्ट। तो ये कॉन्फिडेंस मार्केट में भी डेवलप हुआ, ये ऑफिसर लोगों में भी डेवलप। आप ऑफिसर से बात भी करोगे हमारे बारे में, वो गारंटी देंगे अच्छा कि प्रॉपर्टी इनकी ही क्लियर रहती है, इन्हीं से लो। क्या बात है, क्या बात है। तो दोस्तों इस बात को समझिए कि देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम और पेन पॉइंट क्या था इस इंडस्ट्री का, कि लोगों को क्लियर पेपर, क्लियर डॉक्यूमेंट के साथ सही लोकेशन पे सही प्रोजेक्ट मिलता नहीं था। उसका सोल्यूशन ये महालक्ष्मी डेवलपर के रूप में लेकर आए। और जो ऑफिसर्स है गवर्नमेंट के, वो भी बोलते हैं कि अगर आपको बहुत क्लियर प्रॉपर्टी चाहिए तो आप इनके पास जा सकते हैं। मतलब इतना ट्रस्ट इन्होंने मार्केट में बिल्ड किया। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। लीडरशिप स्ट्रैटेजी हो गई। आप एज अ लीडर इतना बड़ा टीम चला रहे हैं, इतना बड़ा कंपनी चला रहे हैं, तो आप अपनी एनर्जी लेवल को हाई रखने के लिए, अपनी सफलता को और बढ़ाने के लिए, अपनी टीम को एम्पावर करने के लिए आप खुद की एनर्जी लेवल के लिए क्या सक्सेस रिचुअल फॉलो करते हैं? क्या कोई मॉर्निंग रूटीन है आपका स्पेशल है? तो एज अ डायरेक्टर, एज अ सीईओ आप अपने लिए क्या करते हैं? थोड़ा अपने रूटीन के बारे में बताइए। घर से मैं 6 बजे निकलता हूँ सर। क्या बात है। घर से 6 बजे निकलता हूँ, जॉगिंग कर लेता हूँ, साइकिलिंग कर लेता हूँ, कभी जिम चले जाता हूँ। ये सारी चीज़ें तो करते हैं, सारे लोगों से मिलना हो जाता है। 6 बजे से मेरा बिजनेस शुरू होता है। अच्छा। 11 बजे तक मेरा 50% मेरा बिजनेस शुरू हो जाता है। मतलब डिस्कस करते हैं तो हमारे लिए तो ऐसा है कि 25/7 हमारा शटर ओपन ही रहता है हमारे बिजनेस। बहुत बढ़िया। कभी हमारा शटर बंद नहीं होता। आप ये रियलिटी सेक्टर में जहाँ भी खड़े हो जाए, आपका बिजनेस शुरू। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए वो हमको कभी एक्स्ट्रा टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बस एक है, जिम भी करो, साइकिलिंग भी करो, सारी चीज़ के बाद में भी आपको ये फोकस भी रखो कि आपको आपका भी काम करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उन्होंने कहा कि खुद के रूटीन के लिए ये साइकिलिंग भी करते हैं, जिम भी करते हैं, वॉक भी करते हैं, लेकिन हर समय 24 घंटे इनकी दुकान खुली रहती है। जहाँ जो व्यक्ति मिल जाए उसे अपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से बताना। और 11 बजे के पहले, बहुत पॉइंट को ध्यान दीजिए, 50% बिजनेस इनका हो जाता है। मतलब दोस्तों से मिलना, जिम में मिलना, क्लब्स में मिलना, उस दौरान गार्डन में मिलना, वॉक के दौरान मिलना, और अपना बिजनेस डिस्कस करके मैक्सिमम जो चीज़ें हो सकती है वो कर लेते हैं। ये इनकी एक बहुत बड़ी यूएसपी हमें इसमें पता चला। चलिए सर, ये तो हुई आपके बारे में। आपकी टीम को, आपके चैनल पार्टनर्स को आप एम्पावर कैसे करते, थोड़ा वो बताइए कि कैसे इतने सारे लोग जुड़े हैं, वो थोड़ा बताइए कि टीम को इंस्पायर और मोटिवेट करने के लिए आप क्या करते हैं? सीधी सिंपल होता है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सबको अच्छा। ऑनेस्टी चाहिए। राइट। पुराने एक्सपीरियंस बहुत सारे लोगों को बेकार है, बराबर। इस वजह से वो देखते हैं, वो भी सर्च करते हैं कि कौन सी कंपनी अच्छी ऑनेस्टली काम करती है। राइट। उनकी चॉइस जो है ऑनेस्टी की है, और मेरे पास जो है ऑनेस्टी है। बहुत बढ़िया। तो इस वजह से मुझे वो सब देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि कौन क्या कर रहा है या मैं क्या कर रहा हूँ उनके लिए। वो सब ऑटोमेटिक हो जाता है। पहले स्टार्टिंग में तो थोड़ी तकलीफ जाती है, हर बिजनेस में जाती है 1-2 साल। तो आप अपने बिजनेस में थको मत, चलते रहो बस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो एक बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि ऑनेस्टी ये डिलीवर करते हैं, जिसके वजह से टीम हमेशा जुड़ी रहती है। और अगर टीम को ऑनेस्टली प्रोडक्ट आप डिलीवर करते हैं तो लोग अच्छे लोगों की तलाश में घूमते रहते हैं और अच्छे लोगों से अच्छे लोग जुड़ जाते हैं। देखिए ये सब प्रैक्टिकल विजडम है। ये आपको किसी किताब में या किसी मार्केटिंग की बुक में या किसी रियल एस्टेट की बुक में या किसी गूगल पे नहीं मिलने वाला। यही रियल एस्टेट गेम चेंजर इस सीरीज की खासियत है कि हमने न जाने कितना, ये सिल्वर नहीं है, ये गोल्ड नहीं है, ये प्लैटिनम है। प्लैटिनम लेवल का मटेरियल आपको फ्री अगर किसी चैनल पे वर्ल्ड में मिलता है तो वो है सिर्फ एक ही चैनल, जो हमारा रियल एस्टेट का चैनल। तो दोस्तों आपसे बस एक ही चीज़ है कि इसे पूरा देखिए, और आपको लगता है इतना अच्छा कंटेंट किसी के साथ शेयर करना है, इस इंटरव्यू को शेयर कीजिए, ताकि देश ही नहीं वर्ल्ड में भी अगर लोगों को रियल एस्टेट में कुछ अच्छा करना है तो कुछ अच्छी चीज़ें उनके दिमाग में जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट फायदा उन कस्टमर्स को जो एंड प्रोडक्ट खरीदते, ताकि उन तक अच्छा प्रोडक्ट पहुंचे। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मार्केटिंग की।
जैसा आप सब जानते हैं दोस्तों कि मार्केटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और मैं जब रियल एस्टेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ तो अब हमें आंसर देने वाले हैं कंपनी के एक और डायरेक्टर राहुल जी। राहुल जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मार्केटिंग रियल एस्टेट में क्या रोल प्ले करता है, और आप अभी महालक्ष्मी डेवलपर में मार्केटिंग के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं, थोड़ा हमारी ऑडियंस को बताइए। मार्केटिंग सबसे मेन चीज़ होती है तुम्हारी ऑनेस्टी। सिर्फ मार्केटिंग मार्केट में 99 एकर्स या इधर उधर करने में मार्केटिंग का उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। आपने प्रीवियस जो काम किए वो दिखाती है मार्केटिंग। जब आप कस्टमर को कोई साइट पे लेके जाते हो तो उसको आपके काम की पूरी दिखती है कि आपने किस तरीके से काम कर रहे हो। लेआउट पे डेवलपमेंट या बाकी बहुत सारी चीज़ें, आपने प्रीवियस लेआउट कैसे डेवलप किए हैं, आपके बोलने का तरीका कैसा है, मैंने आपके डॉक्यूमेंट बोलते पूरा मार्केटिंग, मैंने माउथ पब्लिसिटी मैक्सिमम हमारे साथ में हुई है। राइट। और सब चीज़ों को एक ही चीज़ हैंडल करती है कि आपके यहाँ के जो लड़के हैं वो कभी कोई चीज़ के बारे में झूठ ना बोले। बहुत बढ़िया। आप जो देने वाले हो वही अगर आपने बोला तो आपको ज़्यादा मार्केटिंग करने की गरज नहीं पड़ती। क्या बात। बहुत से लोग वो चीज़ की तरफ कम ध्यान देते हैं और ज़्यादा ध्यान देते हैं कि फेक मार्केटिंग करें। हमारे यहाँ वो चीज़ बिल्कुल नहीं होती है, पहले दिन से नहीं हुई है। मार्केटिंग बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा पेपर में हम कभी देते नहीं है, बाकी बहुत सारी चीज़ें करते नहीं, क्योंकि हमारा ऑलरेडी लोगों के साथ में इतना अच्छा अटैचमेंट हो चुका है कि कस्टमर को ये नहीं लगता कि ये कुछ गलत हमको दे रहे करके, क्योंकि पहले दिन से हमने सही दिया हुआ है। सब अच्छा और बढ़िया काम किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे आप समझ चुके हैं कि आज महालक्ष्मी डेवलपर का हमने स्टार्टिंग में भी बताया कि 50 से ज़्यादा लेआउट्स हैं। लोग ट्रस्ट करते हैं जब आप अपना कमिटमेंट निभाते हैं, जब आप जो प्रॉमिस करते हैं वो प्रोडक्ट देते हैं, तब जाकर लोगों के मन में वो ट्रस्ट बिल्ड होता है। और अगर वो ट्रस्ट बिल्ड होता है तो फिर बहुत ज़्यादा मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, कस्टमर खुद चल के आप तक आता है। और अगर आप कोई फेक इन्फॉर्मेशन देते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, या आपके साथ काम करने वाले लोग अगर फेक इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो जब वो फाइनल प्रोडक्ट लेने आते हैं तो वो उन रॉन्ग चीज़ों को डिमांड करते हैं। ये एक बहुत अच्छा मैसेज इसमें से निकल कर आया। चलिए बात करेंगे सेल्स की। बहुत इंपॉर्टेंट एक डिपार्टमेंट है, सेल्स के बिना एक बैकबोन माना जाता है रियल एस्टेट इंडस्ट्री का। आपका सेल्स का मॉडल कैसा है राहुल जी, हमें बताइए कि क्या आपके एम्प्लॉय सेल करते हैं, क्या आपके चैनल पार्टनर सेल करते हैं, क्या आप हाइब्रिड मॉडल अपनाते हैं जिसमें आपके एम्प्लॉयज और चैनल पार्टनर मिल के सेल करते हैं? थोड़ा सेल्स के बारे में हमारी ऑडियंस को बताइए। सेल्स के लिए कोई एम्प्लॉय नहीं है हमारे पास में। अच्छा। जितने भी हमारे चैनल पार्टनर ही है, मैंने आज 8, 9, 10 साल से मेरे यहाँ जो लोग हैं वही मेरे पास में है। बहुत बढ़िया। और जो उनकी परिस्थिति थी आज वो जो परिस्थिति में वो बहुत अलग है, क्योंकि उन्होंने सेल्स को बहुत इजी वे में लिया है। क्योंकि सेल्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सेल्स बहुत इजी है, पर आपको जो भी है उसकी जो परिभाषा है वो यूज़ करना बहुत ज़रूरी है सेल्स करने के लिए। बहुत बढ़िया। अगर सेल्स आप सोचते हो कि मैंने बहुत ज़्यादा जगह लिफलेट बांट लिए, मैंने कैनोपी लगा लिया तो मेरा सेल हो जाएगा। सेल करने के लिए आपको एक टारगेट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप कोई भी एरिया में जाते हो तो वहाँ का टारगेट बहुत ज़रूरी है, वो कौन से एरिया में कौन से लोग रहते हैं, या कोई डिपार्टमेंट में जाते हो तो डिपार्टमेंट में आप कितने लोग होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन, वहाँ पे जाने से पहले आप उनका अपॉइंटमेंट लेके उनसे मिल के सिस्टमेटिक काम कीजिए, उसको प्रेजेंट अच्छा कीजिए। जब तक आपकी ओपनिंग क्लोजिंग सही नहीं होंगी आपका सेल का वही प्रॉब्लम जाएगा। बहुत सेल करने के लिए प्रेजेंटेशन सबसे मेन चीज़ है, आपका प्रेजेंटेशन सही रहने को। बहुत बढ़िया। हमारे यहाँ जो भी लोग काम करते हैं उनका प्रेजेंटेशन एकदम परफेक्ट है। बहुत बढ़िया। तो जैसा आपने इस मॉडल को जाना कि एक डेवलपर मॉडल जिसमें आप लैंड को डेवलप करते हो और प्लॉट बनाकर देते हैं अपने टारगेट ऑडियंस को, उसमें इन्होंने कहा कि सेल्स इंपॉर्टेंट रोल तो प्ले करता है, लेकिन उसमें ओपनिंग और क्लोजिंग बहुत मैटर करती है। और सबसे बेहतरीन बात यह है कि इनके एम्प्लॉय सेल नहीं करते, इनके चैनल पार्टनर ही पिछले 10 साल से 15 साल से इनके लिए सेल्स कर रहे हैं। तो वो जो ट्रस्ट चैनल पार्टनर का इन पे बिल्ड हुआ है और जो उनका लाइफ में चेंजेस आए इन्हें ज्वाइन करने के बाद, वही रीजन है कि इतने सारे प्रोजेक्ट्स कर पा रहे हैं। पर सर एक बात बताइए, इन चैनल पार्टनर को फिर सर्विसेज अगर लगती है, लोन डॉक्यूमेंट रिकवरी, तो क्या ये आपके एम्प्लॉयज देते हैं या ये सब प्रोसेस कैसे होता है? बैंक का जो डिपार्टमेंट है, बैंक वाले चैनल पार्टनरों के साथ में टाइप हो जाते हैं। अच्छा। तो इसलिए कोई एम्प्लॉय उसको ये नहीं करता है, पर एम्प्लॉय बाकी की चीज़ें देखता है। अच्छा। मास्टर फाइल हो गई है, APF हो गया, ये सारी चीज़ें हमारा एम्प्लॉय करता है। बाकी जितने चैनल पार्टनर्स है सभी लोग बैंक से डायरेक्ट टाइप करते हैं। APF हो जाता है उसके बाद में तो कोई इशू रहता ही नहीं है डॉक्यूमेंट का। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सबसे मेन चीज़ है हमारा सेल और इसका, तो हमारे जो लोकेशंस हैं वो चॉइसेबल ही परचेस करते हैं। और रेट, लोकेशन, रेट और डॉक्यूमेंटेशन, ये 3 चीज़ें अगर तुम्हारे पास में रही तो आपको सेल करने के लिए कभी तकलीफ नहीं जाएगी। बहुत बढ़िया। अगर आपने लोकेशन सही नहीं चुना
तो उसका प्रॉब्लम आने वाला है। डॉक्यूमेंटेशन आपकी इनकम्प्लीट है तो आपके पास में ग्राहक कभी आना नहीं है, एक बार लेगा सेकंड टाइम आएगा नहीं। बिल्कुल। 3 चीज़ें प्रॉपर्टी में सबसे मेन होती है, डॉक्यूमेंटेशन, लोकेशन और उसका प्राइस। सुपर। अगर आप भी भविष्य में अपने शहर, अपने सिटी में एज अ रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर ग्रो करना चाहते हैं, लेआउट्स डालना चाहते हैं, लैंड को डेवलप करके लोगों को बेचना चाहते हैं प्लॉट, तो आपको 3 इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखनी है। वो है लैंड का लोकेशन, लैंड का प्राइस जो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, और उसका डॉक्यूमेंटेशन। अगर डॉक्यूमेंटेशन सही नहीं है तो क्लाइंट बार बार आपके पास नहीं आने वाला, लोकेशन सही नहीं है तो उससे रिटर्न नहीं मिलने वाला, और प्राइस अगर आपका सही नहीं होगा तो उसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जल्दी नहीं मिलने वाला। तो इन 3 चीज़ों को बहुत ध्यान रखना जरूरी है। आते हैं एक और इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट की तरफ, ऑपरेशंस। बहुत सारे एक साथ प्रोजेक्ट्स आपके चलते रहते हैं। सर ने भी हमें बताया, छाजड़ सर ने, कि कैसे आपके एट अ टाइम 3, 4, 5 प्रोजेक्ट्स भी चलते हैं। तो इन सब का एक साथ ऑपरेशंस आप कैसे मैनेज करते हैं, इनका डेवलपमेंट कैसे मैनेज करते हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए। क्या कोई मैनुअल है या सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, कैसे आप इतना सारा डेवलपमेंट? ये सॉफ्टवेयर का तो कोई इशू नहीं है। जैसे हमारे साथ में जितने एम्प्लॉय भी काम कर रहे हैं वो भी बहुत सालों से पुराने हैं, उनको पता है कि कौन से टाइम पे क्या काम करना चाहिए। ओके। जैसे लेआउट चालू करते तो फर्स्ट काम कौन सा करना चाहिए, कौन से, जैसे बारिश आने के पहले अपना स्टॉर्म ड्रेन लाइन, सीवरेज लाइन कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। फिर क्योंकि बारिश में ग्राउंड के नीचे का कोई काम हो नहीं सकता, तो ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सबको पता चल गई है। ओके। क्या करना पड़ता, कैसा करना पड़ता, उनको कुछ बताने की गरज नहीं है, बहुत सब बढ़िया, फिक्स बहुत है। बढ़िया। बात करेंगे सर सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ की, कि रियल एस्टेट एक ऐसी फील्ड है, कभी कभी ग्लोबल इश्यूज आ जाते हैं, जो हमने अभी देखा 2 साल में, 2020 से 22 तक। मतलब मान लीजिए कोरोना आ गया, उसके पहले बीच में जीएसटी आ गया, कुछ नेशनल कुछ लोकल अलग अलग रूल्स होते हैं, लॉ होते हैं, फिर आपका रेरा आ गया, फिर नोटबंदी बीच में हो गई। ये 3-4 चीज़ें आई, आपने कैसे संभाला, कैसे अपने बिजनेस को ग्रो किया, इन मुश्किल परिस्थितियों में कैसे टिकाए रखा बिजनेस को, थोड़ा सा वो सब बताइए। पहले नोटबंदी की बात कर लें। बिल्कुल, चलिए नोटबंदी से शुरू। नोटबंदी से मेरा कोई इफेक्ट नहीं था, क्योंकि नोट का काम था ही नहीं। बहुत बढ़िया। तो ये डेवलपमेंट के बिजनेस में है, फिर भी नोट इनके पास नहीं चलते, ये पूरा वाइट में काम करते हैं और पूरा टैक्सेशन गवर्नमेंट को पे करते हैं और वाइट में ही बिजनेस करते हैं। बहुत बढ़िया। अब रही बात जीएसटी की, सारे जितने रूल्स है गवर्नमेंट के वो सब फॉलो करते हैं, गवर्नमेंट के पूरे रूल्स भी फॉलो करते हैं। बहुत उसको बढ़िया। कोई ब्रेक करने की कोशिश भी नहीं करते, ये साइड से नहीं, वो साइड से नहीं, कोई भी साइड से नहीं करते। ओके। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में हम लोग काम करते हैं। स्ट्रेट लाइन में जो रूल्स है उसको फॉलो करेंगे और बेस्ट तरीके से करेंगे। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि भाई उसमें कुछ न गली ढूंढना शुरू करे, कुछ न कुछ कंची मार, ऐसा कुछ नहीं करते हम लोग। बिल्कुल। कट पेस्ट वाला काम बिल्कुल भी नहीं करते, बिल्कुल। स्ट्रेट फॉरवर्ड काम करते हैं, जो नॉर्म्स में है उसी को फॉलो करते हैं। तो इसी वजह से लोगों को भी लगता है कि भैया इनके यहाँ वो सारी जो नॉर्म्स फॉलो करने वाले, गवर्नमेंट के टैक्स देने में हमको खुशी होती है। बराबर। गवर्नमेंट का हमारी इच्छा है कि हम 100 करोड़ रुपए टैक्स दें, बहुत वो दिन भी चाहते हैं हम। बहुत बढ़िया। गवर्नमेंट भी तो बेटरमेंट के लिए टैक्स लेती है ना हमारे से। राइट। तो इस वजह से हम टैक्स देने में हम शर्माते नहीं, हमको कुछ कटिंग करना नहीं है, कुछ नहीं करना, बस गवर्नमेंट को सपोर्ट करना है। बहुत बढ़िया है। तो ये टैक्स देना इन्हें बहुत पसंद है, ये चाहते हैं 100 करोड़ भी ये टैक्स भरे, राइट, और गवर्नमेंट को सपोर्ट करे ताकि वो और अच्छा डेवलपमेंट कर सके। बहुत अच्छे विचार है सर आपके। आगे बढ़ेंगे। और हाँ, 2 चीज़ें और रहेगी सर। ग्लोबल इश्यूज, जब कोरोना आया तो आपने कैसे टैकल किया? कोरोना में भी हमारा जितना बिजनेस हुआ शायद कोरोना से पहले नहीं हुआ और कोरोना के बाद भी नहीं हुआ। क्या बात है। अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, मुझे नहीं मालूम। और गवर्नमेंट का एक सपोर्ट भी मिला था कोरोना के समय में, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, उन्होंने स्टैम्प ड्यूटी कम कर दी थी। ओके। उस पीरियड में वो बहुत अच्छा काम रहा डेवलपर और बिल्डर्स लोगों के लिए। ओके। बहुत सारा ये स्टॉक पड़ा था, सब निकल गया। ओके। और दोस्तों, कोरोना में भी इनका इतना बिजनेस हुआ जितना किसी नॉर्मल सीजन में नहीं हुआ। ये होता है रेगुलर एक अच्छा काम करने का फल, जो आपको मिलता है कभी कभी ऐसे समय में भी जब आप एक्सपेक्ट नहीं करते। चलिए आगे बढ़ेंगे सर। मैं ये पूछना चाहूँगा, कोई एक ऐसी किताब जो आपने लाइफ में पढ़ी हो अदर देन द फॉर्मल एजुकेशन, जिस किताब ने आपके सोचने के तरीके को बदल दिया हो, आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दिया हो? अगर ऐसी कोई किताब के बारे में आप अगर हमारी ऑडियंस को कुछ बताना चाहे तो ज़रूर बता सकते। वैसे मैं ओशो का फॉलोअर हूँ। बहुत बढ़िया। तो ओशो को आप बहुत मानते हैं? हाँ, मैं बहुत मानता हूँ। वो बिल्कुल प्रैक्टिकल थॉट है उनके, बिल्कुल। और उनकी एक वर्ड ने मेरे लाइफ चेंज कर दिया। अच्छा। उन्होंने लिखा था कि तुम्हारा यहाँ जन्म पैसे कमाने के लिए नहीं हुआ है, पूरा ह्यूमन बीइंग के लिए, राइट। मगर हम सब पैसे के पीछे पड़े रहते हैं। मैंने वो एक चीज़ उठा ली और मैंने बाय प्रोडक्ट है पैसा मेरे लिए। बहुत बढ़िया। प्रोडक्ट नहीं है मेरे लिए पैसा, प्रोडक्ट मेरा नाम, मेरा वर्क, राइट। मेरा वो है प्रोडक्ट, और ये बाय प्रोडक्ट पैसा। मैंने पैसे को मैं इंपॉर्टेंट कभी नहीं देता। मेरे यहाँ जब भी कोई आता है पहला स्माइल होके जाना चाहिए, कंडीशन है हमारी। ओके।
बिजनेस में हम लोग जहाँ भी मेरे सामने बैठा हुआ स्माइल ही रहना चाहिए, बहुत बढ़िया, और ये सब चीज़ें सीखी मैंने ओशो से। क्या बात है, क्या बात है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन इन्होंने ओशो जी की किताब में पढ़ी थी। सर उस किताब का कोई नाम? मुझे नाम, सभी किताब पढ़ी मैंने, मेरे को Okay. कहाँ से उठाया मैंने। तो ओशो जी की किताब इन्होंने बहुत सारी पढ़ी, उसमें एक लाइन लिखी थी कि आपका जन्म पैसे कमाने के लिए नहीं हुआ है, आपका जन्म किसी पर्पस या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हुआ है। तब से इन्होंने ये ठान लिया कि इन्हें अच्छा काम करना है, लोगों को खुश रखना है, कोई इनसे मिले तो वो स्माइल करके जाए, ये रूल बना लिया। और पैसा बाय प्रोडक्ट है जो अपने आप आएगा, अगर ये अपना अच्छा काम करेंगे, अच्छी सर्विस देंगे, तो ये बहुत अच्छा इनपुट उस बुक का इन्होंने हमें बताया, उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, लाइफ की कोई एक ऐसी इमोशनल स्टोरी, इंसिडेंट आपके साथ कभी घटित हुआ हो जो आप कभी नहीं भूल सकते, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने मिला, अगर ऐसी कोई स्टोरी आप शेयर करना चाहें हमारे ऑडियंस के साथ। ऐसे एग्जैक्टली मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, थोड़ा सा लोग। हाँ चलेगा, कोई भी अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि मतलब कुछ साल पहले, 10 साल पहले स्कूल लाइफ में, या कभी आपने पहला लेआउट लिया तो कुछ हुआ होगा, कोई क्लाइंट हैंडल नहीं हो रहा होगा, उसको आपने कैसे हैंडल किया? नहीं, हैंडलिंग में मेरे में कभी मुझे तकलीफ नहीं गई। ओके, आप अगले वालों को रिस्पेक्ट दो, वो आपको रिस्पेक्ट देगा। बहुत बढ़िया। इसलिए बहुत कम लोग हैं ऐसे जो अपन रिस्पेक्ट दो और वो बाउंस बैक ना करें। ओके, तो उसमें इस टाइप की मुझे तकलीफ नहीं की। हाँ, इसमें एक चीज़ हुआ था मेरे साथ में, मैंने एक फ्लैट पसंद किया था जब मेरे पास बहुत ज़्यादा उस समय वो अमाउंट का साइज़ नहीं था, राइट। और वो फ्लैट मुझे बहुत पसंद आया था। मन अच्छा। एक जिस भगवान को मैं मानता हूँ, दादा गुरु करके होते हैं, अच्छा, तो उनको बोला था यार मुझे ये फ्लैट दो। ओके, 5 साल बाद वही फ्लैट मुझे मिला, क्या बात है। 5 साल बाद, और उसकी कॉस्ट जो मैंने पूरी जो मांगा वो मैंने दे दिया। Okay. मैंने, वो प्रसाद था मेरे लिए। बहुत बढ़िया। तो बस वो एक अच्छी स्टोरी है मेरे साथ। बाकी अच्छा बुरा कभी हुआ ही नहीं, और मैं बुरा हुआ ये मानता ही नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, उसमें मैं अपने आप को कमज़ोर नहीं होने देना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया। तो एक फ्लैट ये चाहते थे, उस समय तो नहीं मिल पाया, पर 5 साल बाद भगवान की कृपा से वही फ्लैट इन्हें मिला, और जो प्राइस उसके लिए इनको देना था वो इन्होंने दिया। ज़्यादा भी लगे तो दिया, पर उन्हें ऐसा लगा कि ये प्रसाद के रूप में वो फ्लैट इनको मिला। बहुत सारी चीज़ें इनके लाइफ में घटित हुई जो ये हमारे साथ शेयर कर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा बात करते हैं। रियल एस्टेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट माना जाता है मैनेजमेंट, जो आपके जैसे डिसीजन मेकर्स होते हैं। तो मैनेजमेंट क्या रोल प्ले करता है रियल एस्टेट में, और आप लोग मैनेजमेंट को कैसे संभालते हैं, थोड़ा बताइए। एक्शन फास्ट लेना है आपको। ओके, जैसे लैंड परचेसिंग में हम रिंग में डालते नहीं, अगले वालों को परेशान नहीं करते, हम भी परेशान नहीं होते। हमको पसंद है, यस नो, बस यही होता, काम खत्म। 2 दिन में हमारा डील खत्म हो जाना चाहिए, बहुत वो हमारा मैनेजमेंट स्किल है। हम एक दिन भी वेस्ट नहीं करना चाहते। क्या बात, नहीं हो रहा कोई बात नहीं, छोड़ देते। बहुत। कोई प्यार नहीं करते हम हमारी प्रॉपर्टी से कि भाई ये हमको मिलना ही चाहिए, कोशिश करते। राइट, दूसरे ने भी लिया तो उतने हैप्पी होते हैं कि भैया ठीक है उसने लिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अपना ही भाई है। सही बात है। चलिए, तो बहुत प्यारी सी चीज़ इन्होंने कही कि मैनेजमेंट अगर सही है तो फास्ट एक्शन लीजिए, फास्ट डिसीजन लीजिए, इतना अटैचमेंट मत रखिए उस प्रॉपर्टी के साथ कि नहीं मिली तो आपको बुरा लगे, किसी और को भी मिल गई तो खुश रहिए कि हमारे भाई को मिली। उस तरीके के एटीट्यूड से इतने सारे प्रोजेक्ट कर पाए। आपको ये सोचना है, समझना है ये इंटरव्यू इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एज अ डेवलपर अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो क्या चीज़ों का ध्यान रखें, वो आपको इस इंटरव्यू से पॉजिटिव पॉइंट सीखने मिल रहे हैं। सर आगे बढ़ेंगे, बात करूंगा कि आप नागपुर मार्केट में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो क्या स्पेशल है नागपुर मार्केट के बारे में थोड़ा वो बताइए। लोग यहाँ पे सोशल बहुत है, अच्छे लगते हैं। अच्छा। बस कांटेक्ट करना चाहते, कांटेक्ट एक दूसरे से बढ़ाना चाहते हैं। दूसरी सिटी में मुझे ये नहीं मिला। ओके, आप नागपुर का कोई भी कोने का आदमी है आपको पहचानेगा, राइट, इतनी बड़ी सिटी हुई बाद में भी। मगर एक छोटी सिटी में भी ये चीज़ नहीं मिलती। राइट। ये नागपुर में इसलिए बहुत स्वीट है नागपुर। ओके, तो सर के हिसाब से नागपुर बहुत स्वीट है, यहाँ के लोग कांटेक्ट मेंटेन करना पसंद करते हैं, और जो इन्हें पसंद है इसलिए यहाँ काम करने में इन्हें मजा आता है। चलिए अब बात करेंगे थोड़ा इंडिया लेवल पे, आपने इतना बड़ा काम किया है, रियल एस्टेट मार्केट में आगे क्या अपॉर्चुनिटीज दिख रही है 5 साल 10 साल में, और आपको क्या चैलेंजेस दिख रहा है कुछ? अपॉर्चुनिटी तो बहुत अच्छी है, बस एक काम अच्छे लेंथ में करो, लाइन में करो तो काम अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी। कुछ नया देने की कोशिश करो, कोई भी चीज़ रिपीट मत करो, और कुछ पैसा कमाना फोकस ही मत रखो, तो आप अच्छी चीज़ बना पाओगे। बिल्कुल, फोकस सिर्फ पैसा रहेगा तो आप अच्छी चीज़ ज़िंदगी में नहीं बना पाओगे। राइट। हमारा एक्सपेंसेस ज़्यादा है और से 50 रुपये 60 रुपये स्क्वायर फुट का, अच्छा, पर हम लोग वो क्वालिटी देते हैं। बहुत बढ़िया। हम लोग ऐसा नहीं हो कि जैसे सरकारी काम जिसको बोलते हैं ना, उस Right. टाइप का हम काम नहीं करते। समझ गया। तो बहुत प्यारी सी चीज़ इन्होंने कही कि इनके लाइफ में इन्हें ऐसा लगता है कि प्रोडक्ट अच्छा डिलीवर करे, थोड़ा ज़्यादा भी खर्चा हो तो चलेगा, लेकिन आपको 110% अच्छा प्रोडक्ट देना है, और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है रियल एस्टेट सेक्टर में इंडिया में, इन्हें ऐसा लगता है। और जो इनका एक्सपीरियंस क्या था, जो इतने साल से काम कर रहे हैं,
सर एक रियल एस्टेट का सक्सेस मंत्र क्या हो सकता है? अगर कोई व्यक्ति कहीं से भी देख रहा हो पूरे भारत में और उसे वहाँ शुरू करना हो लैंड डेवलपमेंट का काम, तो सक्सेस मंत्र क्या है? क्या 2-3 चीज़ों का उसने ध्यान रखना चाहिए? सर सबसे बेस्ट एक ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी, कमिटमेंट, यही है सब चीज़। गुरु मंत्र यही है, बहुत सबको यही चाहिए। आप मुझे मैं आपसे उल्टा सवाल पूछता हूँ, आपको किस टाइप के लोग पसंद है? कमिटेड पसंद है? बिल्कुल आपको ऑनेस्टी पसंद है? बिल्कुल। आपको डिलीवरी टाइम पे देने वाले पसंद बिल्कुल। है? ये सब मैंने ले लिया मेरे पास। तो दोस्तों इस बात को जानिए कि जो आपको पसंद है, आपको ऑनेस्टी पसंद है, इन्होंने अपने प्रोजेक्ट में ऑनेस्टी ला दी, ट्रांसपेरेंसी पसंद है वो ला दी, कमिटमेंट पसंद है वो ला दिया, समय पे डिलीवरी बस अगर ये आप अपने प्रोजेक्ट में ला लेते हैं तो भी आप एक बहुत अच्छे डेवलपर अपने सिटी में बन सकते हैं। और देखिए उससे सुनने में बहुत अच्छा है, लेकिन करने के लिए गट्स लगते हैं, अपनी फीलिंग्स के साथ आपको इतना स्ट्रॉन्ग फोकस डेडिकेशन के साथ काम करना पड़ता है कि हमें डिलीवरी देनी है, जो भी हम ले रहे हैं उसके बदले कुछ अच्छा देना है। ये जो फीलिंग है ये उसका उद्गम स्थान वही है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ जो हम रियल एस्टेट गेम चेंजर सीरीज में लोगों के लिए लेकर आए हैं कि एक ऐसा डिपार्टमेंट जिससे रियल एस्टेट में अभी तो बहुत ज़्यादा ध्यान दिया नहीं गया, लेकिन आने वाले समय में ऐसा कहा जाता है कि यही रियल एस्टेट गेम चेंजर बन सकता है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो पिछले, जैसे आप सब जानते हैं, पिछले 10 साल से हम रियल एस्टेट कोचिंग ट्रेनिंग कर रहे हैं, बिल्डर्स के साथ, डेवलपर्स के साथ, मार्केटिंग एजेंसीज के साथ, इन्वेस्टर्स के साथ, एडवाइजर्स के साथ, बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स हमारे क्लाइंट्स को मिले। लेकिन मैं सर से पूछना चाहूँगा कि इनके एक्सपीरियंस के हिसाब से ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का रियल एस्टेट में क्या रोल है, और जो हमारी मुहिम है कि एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर से भारत के रियल एस्टेट को ऑर्गेनाइज सेक्टर तक ले जाने की जर्नी, इसमें हमें तो लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, पर सर के व्यू जानना बहुत जरूरी है। सर हमें बताइए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का रियल एस्टेट में क्या रोल है? ट्रेनिंग तो होनी ही चाहिए सर, वो इसलिए होनी चाहिए कि हम लोग अभी सब स्कैटर्ड है, जो 2 डेवलपर है, राइट, सब स्कैटर्ड है। इस वजह से क्या है कि हम लोग जो लैंड लेते हैं, कोई ज़्यादा कोट करता है, फिर और कोई ज़्यादा कोट करता है, अननेसेसरी लैंड कॉस्ट बढ़ने की वजह से प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है एंड यूज़र के लिए। राइट, एंड यूज़र के लिए सही कॉस्ट आने के लिए हम एक ही लोग हैं, राइट, एक ही बास्केट के लोग हैं। हम लोगों ने एक ध्यान रखना चाहिए कि किसी की इसमें हम लोग ना घुसे। बिल्कुल, आप अपना काम करें, हम हमारा काम करें, पर एक अंडरस्टैंडिंग रखें कि भैया ये यहाँ के रेट ना बढ़े, क्योंकि फ्यूचर हमारा उसी से बेकार होता है। बिल्कुल, मैं बड़ा लूँ, मुझे मिल जाए, मुझे किसी हालत में मिल जाए, फिर वो कुछ भी कस्टमर को कोई भी रेट में बेचो, राइट, ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। एक रिजनेबल कॉस्ट में उसको डिलीवरी होना चाहिए, क्योंकि एप्रिसिएशन का कॉस्ट उसको भी मिलना चाहिए। बिल्कुल। हम लोग एप्रिसिएशन, उसका एप्रिसिएशन हम ही खा लें, ये अच्छा साइन नहीं है बिजनेस के लिए। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कही कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिससे थोड़ी यूनिफॉर्मिटी आ सकती है मार्केट में। अगर सब लोग एक प्रिंसिपल से, रूल से काम करें, ट्रेंड होकर काम करें और अपने आप को बहुत बढ़ाने के लिए लैंड प्राइसेस को हाइक ना करें, ताकि एंड यूजर को सही कॉस्ट में प्रोडक्ट मिले। वरना क्या होता है, कभी कभी आप अपनी ग्रोथ के लिए महंगा प्रोडक्ट खरीद कर और महंगा बेचते हो और उस एरिया का रेट वो लेवल पे चले जाता है जहां क्लाइंट्स को ग्रोथ नहीं मिलती। डेवलपमेंट सेक्टर में ये बात को समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए सर, आखिरी कुछ सवाल बचे हैं। मैं सबसे पहले तो ये पूछना चाहूँगा आपसे कि आप रियल एस्टेट सेक्टर में मार्केटिंग एजेंसीज एंड एडवाइजर्स, इनको क्या राह देना चाहते हैं, क्या सलाह देना चाहते हैं? इतने सारे चैनल पार्टनर्स, मार्केटिंग एजेंसीज आपके साथ काम करती है, थोड़ा इनके बारे में आप क्या कहना चाहिए? कैसे ये कोई प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करें, क्या देखकर किसी प्रोजेक्ट के साथ काम करें? सारे बताइए। ये लोगों को बहुत ज़्यादा पेपर नहीं समझते। बिल्कुल, ये किस कल्चर के लोगों के साथ काम कर रहे हैं। सबसे पहला हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं कि भाई ये किस कल्चर से, हम प्रॉपर्टी लेते तो भी, तो हमारे जो सेल करते हैं ना, उसी ने भी ये सोचना चाहिए कि भाई किस कल्चर से, किस घराने से। लफंडर घराने से हो तो नहीं काम करना चाहिए, ऐसा मेरा सुझाव है। क्योंकि अननेसेसरी ये होता है कि एंड यूजर ही फंसता है। बिल्कुल, वो एक लेमैन रहता है, लेमैन को हम लोगों ने उसको डाइवर्ट नहीं करना चाहिए किसी साइड में। बिल्कुल, स्ट्रेट लाइन बताओ, क्या होगा ये बताओ, साफ बोलिए, एकदम ऑनेस्टी रखिए उसमें, तो मुझे लगता नहीं सक्सेस बहुत दूर हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जब भी आप किसी प्रोजेक्ट को देखते हैं तो सिर्फ प्रोजेक्ट को नहीं, उसके मैनेजमेंट को देखिए, मैनेजमेंट में कौन लोग हैं उनको देखिए, उनके कल्चर को भी देखिए कि उनका वर्किंग पैटर्न कैसा रहा है। आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा आने वाले प्रोजेक्ट्स में। सर मैं बस यही कहना चाहूँगा कि तहे दिल से मैं आपका, आपकी टीम मेंबर्स का, मेरे टीम मेंबर्स का जिन्होंने ये इंटरव्यू ऑर्गेनाइज किया उनका, और आप दोनों पार्टनर्स का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इतना कीमती समय निकाल कर हमारे लिए समय निकाला, आप हमारे स्टूडियो में फिजिकली आए और इंटरव्यू दिया, उसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगर आप कुछ आखिरी शब्द ऑडियंस से कहना चाहते हैं तो बिल्कुल कहिए। बस प्रॉपर्टी लेते समय ये ध्यान रखें सर, आप लोगों को एक हाथ जोड़ के विनती है
कि ऐसे में ना जाएगी तो रेट में ना जाएगी तो 100 रुपये कम मिल रहा है। आप ऐसा सोचिए कि प्रॉपर्टी के पेपर क्लियर होना चाहिए, प्रॉपर्टी क्लियर होना चाहिए। आप आपके वकील से, आपके लॉयर से पूछिए, उसके बाद में प्रॉपर्टी में हाथ डालिए। बहुत बढ़िया, तो एक बहुत अच्छी एडवाइस एंड में सर ने दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते रहेंगे ऐसे पावरफुल रियल एस्टेट इंटरव्यूज में, ताकि आप तक हम देश का सर्वश्रेष्ठ कंटेंट लेकर आए। और आप यहाँ तक साथ देने के लिए, इतने इंटरव्यूज हमारे देखने के लिए तहे दिल से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।